हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप को तोड़ने के बाद आप अपने जीवन को फिर से बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या ऐसा करना ज़रूरी है जिससे कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस को तेज़ी दे सकें और अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इमोशनल अब्यूज़ बहुत ही गहरे में एक विक्टिम को डैमेज करता है और जब तक आप हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आप पूरी तरह से ना तो रिकवर कर पाएंगे और नया रिलेशनशिप भी बहुत हेल्दी तरीके से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप अपने को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना लेंगे और नए रिलेशनशिप में जाने के कुछ समय बाद फिर से आप वही सब समस्याओं को अपने सामने आता हुआ पाएंगे। आपको साइकोलॉजिकली बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। आप एंग्जाइटी महसूस करेंगे, डिप्रेशन आएगा, डिसोसिएटेड महसूस करेंगे, बहुत ही कटा हुआ महसूस करेंगे। सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत लो हो जाएगी, बहुत ही वर्थलेस फील करेंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, गंदे गंदे सपने आएंगे, फ्लैशबैक्स आएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि ज़रूरी होगा कि अगर आप इस हीलिंग प्रोसेस में थेरेपी ले लेते हैं तो आपके लिए ये हीलिंग को सक्सेसफुली पूरा कर पाना काफ़ी आसान होगा। पर फिर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना आसान हो जाए। तो थेरेपी के साथ या जब तक आप थेरेपी का मन नहीं बनाते तब तक आप ये सब स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी योगा। योगा सीखें। ट्रॉमा का जो इफेक्ट होता है वो हमारे शरीर और मन में पूरी तरह से फैल जाता है। शरीर में स्ट्रेस आता है, ट्रॉमा के कई सारे रिएक्शंस बॉडी लर्न कर लेती है। तो योगा और माइंडफुलनेस या मेडिटेशन से खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। और योगा जो है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें होती है और साथ ही वो मेडिटेशन भी उसमें शामिल होती है, तो ऐसे में आप अपने मन में एक बैलेंस बना सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर शुरुआत दे सकते हैं। बहुत सा रिसर्च बताता है कि योगा की मदद से एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है और साथ ही पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को भी दूर करने में योगा हेल्पफुल होती है। जैसे कि बहुत से लोग जिनका कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो या किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई क्राइम हुआ हो उनके साथ, तो ऐसे में पीटीएसडी के सिम्टम से बाहर आने में भी योगा काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ ही लोगों की अपनी बॉडी इमेज को, सेल्फ इमेज को बेहतर करने में, उनकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में, इन सब में भी योगा की भूमिका देखी गई है। योगा में बहुत सारे पोस्चर्स किए जा सकते हैं, प्राणायाम की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, जिससे कि आप अपने ऊपर फिर से कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाएं। और एब्यूज़ की वजह से जो विक्टिमहुड आप महसूस कर रहे हैं, जितना पावरलेस आप महसूस कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को कम करने में योगा आपको हेल्प कर सकती है। डॉक्टर बेसेल वैन डर कॉक काफ़ी सालों से योगा पर स्टडी करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे योगा के बेनिफिट्स देखे हैं। और उनका ऐसा मानना है कि योगा की मदद से वो लोग जिन्हें कि ट्रॉमा एक्सपीरियंस करना पड़ा है, वो अपनी लाइफ को और अपनी बॉडी पर फिर से अपनी ओनरशिप, अपना हक, अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से जो विक्टिम्स होते हैं वो अपने को सेफ फील नहीं करते, हमेशा उनके अंदर एक डर बना रहता है। पर योगा इन लोगों को अपने बॉडी सेंसेशंस और अपने ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करने में मदद देती है, जिससे कि वो रिलैक्स भी होते हैं और साथ ही खुद को लेकर जो पॉजिटिविटी महसूस करते हैं उसकी वजह से इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद मिलती है। फिर दूसरी स्ट्रेटजी आती है मेडिटेशन। ट्रॉमा की वजह से दिमाग का एक ऐसा हिस्सा इफेक्ट होता है जो कि हमारी मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। साथ ही हमारे जो इमोशंस को कंट्रोल करने का जो एरिया है, प्लानिंग, रीजनिंग का एरिया भी इफेक्ट होता है। रिसर्च ने ऐसा देखा है कि मेडिटेशन जो है वो ब्रेन के इन्हीं हिस्सों पर असर डाल के हमें बेनिफिट्स देती है। वो सारे हिस्से जो कि ट्रॉमा से इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला और साथ ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन सभी 3 एरियाज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन की मदद से बदलाव आते हैं। मेडिटेशन एक एब्यूज विक्टिम को मदद देती है कि वो फिर से अपने माइंड पर कंट्रोल ला पाए। अपने थॉट्स, इमोशंस को कंट्रोल करना आसान हो जाता है मेडिटेशन की मदद से।
इससे ब्रेन भी हील होता है और इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। मेडिटेशन अपने लाइफ को एक नए सिरे से देखने में मदद देती है ताकि एक ट्रॉमा का विक्टिम एम्पावर हो पाए, दोबारा से अपनी ताकत जुटा पाए और लाइफ को एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दे पाए। क्योंकि ट्रॉमा जो है उसकी वजह से एक पर्सन अपने लाइफ के अलग अलग इवेंट्स और इंसिडेंट्स को बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करने की आदत बना लेता है। इसीलिए मेडिटेशन से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज डेवलप करना ज़रूरी है। रोज़ अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाए तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो न्यूरल पाथवे हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है जो कि हायर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारे सेल्फ कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है, उस एरिया में न्यूरॉन्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी एंजाइटी या स्ट्रेस से लड़ने में ताकत जुटा लेती है और अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना भी आसान हो जाता है। मेडिटेशन आपको अपने एब्यूज़ के पैटर्न्स को भी समझने में मदद देती है। कैसे आप अपने एब्यूज़र के साथ कनेक्ट कर लेते थे, कैसे उसके सामने हेल्पलेस फील करते थे, कैसे अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके, डिनाई करके उसके हिसाब से मैनिपुलेट हो जाते थे। इन सब पैटर्न्स को समझने में मदद देती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जब विक्टिम्स इन सब पैटर्न्स को लेकर अवेयर नहीं होते तो वो बड़े हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपने डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं और दोबारा से वो सारा एब्यूज़ एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो सारे पैटर्न्स, वो इमोशंस के प्रति एक पर्सन अवेयर हो, जागरूक हो, ताकि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके और सही एक्शंस ले पाए। और इसमें मेडिटेशन जो है वो काफ़ी मदद करती है, जिसमें कि एक पर्सन अपनी इमोशंस को पहचान पाता है और सही तरह से अपने को एक डायरेक्शन देकर, अपने सही एक्शन चुनकर अपने इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करता है। तीसरी स्ट्रेटजी है अपने को एक एंकर दें, एक सहारा दें। आमतौर पर जिन भी लोगों का इमोशनल एब्यूज़ हुआ होता है, जब नार्सिसिस्ट किसी पर्सन को विक्टिम बना लेता है और उसके साथ बहुत सारी गैस लाइटिंग होती है, तो विक्टिम अक्सर ऐसा मानने लगता है कि ये जो एब्यूज़ हुआ था ये एक्चुअल में उनकी इमेजिनेशन थी, रियल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि विक्टिम जो है वो अपने को एक ऐसा सहारा दे जिससे कि वो रियलिटी के साथ कनेक्ट कर पाए, वो समझ पाए कि कैसे एक्चुअल में उनका एब्यूज़ हुआ है और वो किसी इमेजिनेशन के शिकार नहीं थे। और ये भी समझना ज़रूरी है ऐसे में कि जिस एब्यूज़ को वो इतने सालों तक एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब वो उससे बाहर आ चुके हैं। इस सच के साथ, इस रियलिटी के साथ एक पकड़ बनानी है, इसमें सहारा ढूंढना है और इसी को ढाल बनाकर अब एक विक्टिम को अपनी हीलिंग को आगे बढ़ाना है। यही मतलब होता है कि अपना एक एंकर ढूंढना है। एंकर मतलब एक ऐसी खूंटी, एक ऐसा कोना जिसको पकड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। ये बहुत आम बात है कि जो एब्यूज़ के विक्टिम होते हैं वो अपनी रिलेशनशिप को आइडियलाइज करते हैं, उसको एक आदर्श की तरह देखते हैं। जिस रिलेशनशिप में थे और जिस रिलेशन में इतना टाइम दिया, वो ऐसा सोचते हैं कि उस रिलेशन को सुधारने के लिए केवल वही जिम्मेदार थे और क्या ऐसा कर सकते थे जिससे कि वो रिलेशन सुधर पाती। वो अक्सर इसी चीज़ को सोचने में काफ़ी समय बिता देते हैं, आइडियलाइज करते रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि एक विक्टिम जब एब्यूज़र के इम्पैक्ट से अपने को बाहर निकाल रहा है तो वो रियलिटी के साथ कनेक्ट करे। इससे वो अपनी जो मिक्स्ड और नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी एब्यूज़र ने उनके मन में डाली हैं या जो एब्यूज़र के साथ रहने की वजह से जो नेगेटिविटी आई है, उसको दूर करने में भी मदद मिलती है और एक पर्सन की जो स्ट्रगल है वो आसान हो जाती है। जैसा कि पहले किसी वीडियो में बताया कि नार्सिसिस्ट की एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि वो विक्टिम के साथ पहले तो बड़ा लगाव दिखाता है, ऐसा शो करता है कि जैसे वो बहुत केयर करता है विक्टिम की, और फिर बाद में बड़े होशियारी के साथ अपना ये जो केयर है इसको छीन भी लेता है। वो जो उम्मीदें उसने बंधाई हैं उन उम्मीदों को तोड़ देता है। और ये जो नार्सिसिस्ट का जो प्यार मोहब्बत का जो बर्ताव था, यही वो ऐसा बिहेवियर था जिसके लिए विक्टिम जो है वो हमेशा खींचा चला जाता है। तो ऐसे में नार्सिसिस्ट जो है वो विक्टिम की जो सच्चाई है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, उसको तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश करता है, उसकी सच्चाई को बदलने का प्रयास करता है। पर एक बार जब आप समझ जाते हैं कि नार्सिसिस्ट ने आपको कैसे अब्यूज़ किया था और आप उसकी वास्तविकता के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, तब आपको समझ आता है कि जो एब्यूज़र था वो एक्चुअल में था कैसा। जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो विक्टिम बने होते हैं नार्सिसिस्ट के एब्यूज़ का, वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और जब वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आ रहे होते हैं तो वो इस सेंसिटिविटी के बिल्कुल एक्सट्रीम पर खुद को पाते हैं।
उनके जो एब्यूज़र हैं वो फिर से उनकी लाइफ में वापस लौटेंगे। वो फिर से कोशिश करेंगे कि वो उनको अपना प्यार और केयर दिखाएं, अफेक्शन दिखाएं, और किसी न किसी तरह से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो दोबारा से उनकी लाइफ में वापस लौट आएं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके सारे फ़ोन कॉल्स को ब्लॉक कर दें, सारे टेक्स्ट डिलीट कर दें, और किसी भी तरीके का और कोई कांटेक्ट अगर पॉसिबल है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें, ताकि उस नार्सिसिस्ट के पास कोई रास्ता ना बचे जिससे कि वो आपकी लाइफ में आ सके या फिर आपके मन में घूम सके। इससे आपको आसानी होगी कि आप ये समझ सकें कि कैसे खुद से आपको कनेक्ट करना है, कैसे आपको उस रियलिटी को समझना और जानना है, बजाय इसके कि आप खुद को ज़बरदस्ती कन्विंस करते रहें कि जो हुआ वो सब गलत था या उसमें आपकी गलती थी। तो रियलिटी के साथ कनेक्शन में ज़रूरी है कि आप हर तरह से उस पर्सन के साथ अपने कांटेक्ट ब्रेक करें। इस एंकरिंग को शुरू करने के लिए, मतलब रियलिटी के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए कि उस इंसान की सच्चाई क्या है और क्या ये सब हुआ आपके साथ, ये सब समझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप 10 ऐसे इंसिडेंट्स की लिस्ट बना लें जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव थे, जो कि तब हुए जब आप रिलेशनशिप में थे। इस लिस्ट को संभाल कर रखें। जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि आपको उस एब्यूज़र के पास दोबारा जाना है या उसे अलाउ करना है कि वो आपकी लाइफ में आए, तो इस लिस्ट को पढ़ो और खुद को याद दिलाओ कि कितना घिनौना आपका एक्सपीरियंस रहा था, कितना बुरा आपके साथ किया गया था, कितनी बेइज्जती आपकी हुई थी, कितना नीचा आपको दिखाया गया था, और किस तरह से आपको ऐसा महसूस होता था कि जैसे आप इंसान होने के लायक ही नहीं है। आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं जिसमें कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं कि ये सब इंसिडेंट्स में आपको क्या फ़ील हुआ था। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे अब्यूज़र ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे अब्यूज़र ने मुझे डिप्रेस्ड फील कराया, मेरे अब्यूज़र ने मुझे ऐसा फ़ील कराया जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे अब्यूज़र ने मुझे नीचा दिखाया, मेरे अब्यूज़र ने मुझे ऐसा फ़ील कराया जैसे कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं यही डिज़र्व करती हूँ और मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, कोई भी दूसरा इंसान मुझे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। जैसा प्रेम वो मुझे करते हैं, जैसा वो मेरा ख्याल रखते हैं, वैसा कोई कर ही नहीं सकता। कुछ इस तरह से मेरे अब्यूज़र ने मुझे फ़ील कराया, ऐसा आप लिख सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज़रूरत महसूस हो कि आप उससे बात कर लें, उसके कॉल को अटेंड कर लें या उसको टेक्स्ट कर दें, तब आप खुद को याद दिलाएं और इन फीलिंग्स के बारे में, इन इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ें। आप सिर्फ मन में याद ना करें। कई लोग लिखते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि सब चीज़ें हमें याद तो हैं ही, हम याद कर लेंगे। नहीं, याद करने से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा जब आप लिखकर इसे पढ़ेंगे। खुद से पूछें, सवाल करें कि ये जो भी सब आपने एक्सपीरियंस किया या जो भी आप सब फील कर रहे हैं, आपकी जगह कोई और होता तो क्या वो अच्छा महसूस करता? क्या वो बहुत पॉजिटिवली देखता ये सब चीज़ों को, या वो भी आप ही की तरह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करता? जितना ज़्यादा आप उस रिलेशनशिप की नेगेटिव फीलिंग्स को याद करेंगे और उन्हें नेगेटिव के तौर पर ही देखेंगे बजाय कि उसे कुछ और मीनिंग देने के जिसमें कि आप डिनाइल को ही सिर्फ बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपके लिए उस व्यक्ति से दूर रहना आसान हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि जो भी नेगेटिव इंसिडेंट्स या फीलिंग्स हैं उनको याद ज़रूर करें जब आपका बहुत मन हो उस इंसान से दोबारा यूनाइट करने का। अगली स्ट्रेटजी है कि अपने इनर चाइल्ड के ऊपर वर्क करें और खुद को धीरे धीरे संभालें। आप ऐसे ही किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं पड़ गए थे। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ डीप रूटेड इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप उस मुकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं अपने जीवन में जो कि आपने अनुभव किया है। वो सारे पैटर्न्स या वो सारी आदतें आपने कहीं ना कहीं सीखी हैं जिसकी वजह से आप एक एब्यूज़र के साथ रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। और अक्सर ये जो जड़ें होती हैं ये आपके बचपन से निकल के आती हैं। थेरेपी में आप अपनी उन जड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थेरेपी में आप ऐसा पाएंगे कि कुछ ऐसी ज़रूरतें थीं जो कि बचपन में आपकी पूरी नहीं हुई थीं, जिस वजह से आप एडल्टहुड में भी एक कमी, एक अधूरापन महसूस करते थे, जिसकी वजह से आपने एक नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया। उस कमी को पूरा करने के लिए आप एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने लगे। आपने एक नेगेटिव और एक टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो इंसान आपके उस अधूरेपन को पूरा करता था। जब एक बार आप समझते हैं, जानते हैं कि वो खालीपन क्या है, कैसा है, क्यों आया वो, तब आप समझते हैं कि अब उस खालीपन को पूरा करने की ज़रूरत है।
कुछ बेहतर ढंग से उसे भरने की ज़रूरत है, ताकि आप फिर से खुद को सेंसिटिव और वल्नरेबल ना बनाएं, ताकि आप फिर से किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में ना पड़ जाएं। हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपको खुद के साथ बहुत कंपैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में आपने बहुत कुछ बुरा सहा होगा और ये जो एब्यूज़ आपने एक्सपीरियंस किया है अपने इस नार्सिसिस्ट पार्टनर से, ये आपकी गलती नहीं है। ये उस चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने एक्सपीरियंस किया। किसी भी तरीके के एब्यूज़ में वो ताकत होती है कि वो पुराने ज़ख्मों को हरा कर देता है, और जब तक आप उन्हें हील नहीं करते ये ज़ख्म ताज़ा होते रहते हैं। आप पाएंगे कि आपके मन मस्तिष्क में हमेशा से एक बिलीफ था कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, या आप में वो ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आप किसी को अपने जीवन में बनाकर रख सकें। कई सारे ऐसे नेगेटिव विचार अपने बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हैं और ये सब आपकी सोच का हिस्सा रहे हैं। बस जो एब्यूजिव पार्टनर था उसने आपकी ये सारी फीलिंग्स और जो बिलीव्स थे आपके, उनको सिर्फ कंफर्म किया। वो बस आपकी लाइफ में इसीलिए रहा क्योंकि आप ऑलरेडी अपने बारे में जो नेगेटिव सोच रहे थे वो उन सब नेगेटिविटी को ताज़ा रखता था। आप जो ऑलरेडी माने ही हुए थे अपने बारे में, वो बस उसी को आपको बार बार याद दिलाता रहता था। जब आप खुद को हील कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा नरेटिव चेंज करें। जो भी आपके मन में जो कहानी चल रही है अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, उसको पूरी तरह से बदलना ज़रूरी है। और केवल इस रिलेशनशिप को ध्यान में रख के नहीं, पूरा अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर आपको एक नए तरह के नैरेटिव को बनाने की ज़रूरत है, जो कि आपको इस एब्यूज़र से रिकवर करने में आसानी दे। सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दया और करुणा रखना, ये सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है आपका, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे हीलिंग प्रोसेस में आप खुद के साथ बहुत सख्ती ना बरतें, आप खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतें। इसलिए सेल्फ कंपैशन यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं तो अपने को कुछ इस तरह से कंफर्ट दें कि जैसे कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं जिसको कि खेल के मैदान में कुछ बड़े बच्चों ने, कुछ बुलीज ने चिढ़ाया है और बहुत तंग किया है। अपने को ऐसा कहें कि जो भी आपके मन में जो चटर पटर चल रही है, जो कि नेगेटिव है, जो भी आप मन में खुद से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप एक्चुअल में उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कुछ ऐसा अपने को कहने की कोशिश करें। जो भी आपके मन में चल रहा है वो सच नहीं है, ऐसा खुद को बोलें। आप खुद को कह सकते हैं कि मैं प्रेम के लायक हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव, मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत से अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आप खुद को बोलें। समय के साथ आप सीख जाएंगे कि कैसे खुद को ब्लेम नहीं करना, दोष नहीं देना, और आप समझेंगे कि कैसे खुद को ये जो शर्मिंदगी है जो कि आपको रिलेशनशिप में महसूस हुई है उससे बाहर निकाला जाए, और आपको वो रास्ता भी आपके सामने तैयार होता दिखाई देगा। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हो उन सब के लिए जो कि आपके साथ हुआ, तो आप खुद को कोसने वाले, खुद को धिक्कारने वाले ऐसे बहुत से थॉट पैटर्न्स में उलझ जाते हो। पर ये सब आप मिटा सकते हो अगर आप खुद के प्रति कंपैशन रखें और खुद को बार बार याद दिलाएं कि ये सब जो विचार हैं ये सही नहीं है और आप प्यार के लायक हो, आप वो सब कर सकते हो, हासिल कर सकते हो जो कि आप चाहते हो, और साथ ही आप किसी के द्वारा अच्छा बर्ताव किए जाने के लायक हो। ज़रूरी है कि आपके साथ दूसरे अच्छे से पेश आएं और आप इसको डिज़र्व करते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, एक्सरसाइज। आप कई तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लंबा लंबा वॉक करें, दूर दूर तक जाएं, पार्क के कई सारे चक्कर लगाएं, जॉगिंग पे जाएं, डांस क्लास ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें। डेली रूटीन में किसी ना किसी तरह से आप एक्सरसाइज को शामिल करें, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस में आपको बहुत मदद देगा। अगर आप में कोई मोटिवेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुद को पुश ना करें, एकदम से बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ना लें, रेजोल्यूशंस ना बनाएं कि मैं 1 घंटा जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी, या मुझे सुबह और शाम को खूब सारा योगा मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है। इस तरह के बड़े बड़े गोल्स ना बनाएं। छोटे छोटे गोल्स से शुरू करें कि जैसे मैं 10 मिनट वॉक करूंगी और हर संडे को 5-5 मिनट बढ़ा दूंगी। कुछ ऐसा सोचें। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की स्ट्रेंथ को जुटा पाएं। तो शुरुआत जो है वो चाहे आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज से ही करें, घर में कर लें एक्सरसाइज, बाहर ना जाएं। तो एक्सरसाइज से आपके जो कॉर्टिसोल के लेवल्स हैं वो कम होते हैं और आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं।
ये वो केमिकल्स होते हैं जिनका महत्व हमारी बॉडी में स्ट्रेस के दौरान होता है। कॉर्टिसोल के लेवल कम करने से तनाव कम होगा और एंडोर्फिन के लेवल बढ़ाने से आप रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर जो बायोकेमिकल चेंज आएगा, इससे आपके अंदर जो स्ट्रेस था वो तो कम होगा ही, साथ ही आपने जो एब्यूजर के साथ जो एक एडिक्टिव सा रिलेशनशिप बना लिया था वो भी आपका धीरे धीरे दूर होना शुरू होगा। इनफैक्ट एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका है जिससे ना ही सिर्फ आप अपने को रिलैक्स करते हो, चुस्त दुरुस्त बनाते हो, साथ ही आप अपनी सेल्फ इमेज को भी चेंज करते हो। नार्सिसिस्ट ने जो आपको बुरा महसूस कराया है, उस बुरी सेल्फ इमेज को बदलने में एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज आपका ना ही केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, आपको नए तरीके से खुद को देखने में मदद देगी। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और जो भी आपके अंदर जो लगाव था एब्यूजर के साथ वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये जो एडिक्टिव से जो बिहेवियर्स थे आपके, जिससे कि आप उस रिलेशनशिप में बंधे रहते थे, इसमें बड़े सारे ब्रेन केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रिनलिन। ये सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो बायोकेमिकल्स हैं, ये आपका जो बॉन्ड है एब्यूज़र के साथ उसको मजबूत करते हैं और एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप अच्छा महसूस करते हैं तो कभी आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। ये सब इन केमिकल्स की वजह से ही होता है। और ये जो केमिकल्स हैं, इनका संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है हमारे दिमाग में कि जिसकी वजह से एब्यूज़र के चंगुल से बाहर निकलना एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर जब आप एक बार उस नार्सिसिस्ट के असर से अपने को मुक्त करने का प्रयास ले रहे हैं, उसकी तरफ अपने को बेहतर करने में आगे बढ़ गए हैं, तो एक्सरसाइज आपको इन केमिकल्स के लेवल को फिर से बदलने में मदद देगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ लाएगी, आप रेजिलियंट होंगे और धीरे धीरे आप पक्के हो जाएंगे कि क्यों और कैसे आपको उस एब्यूज़र से दूर रहना है। बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ट्रॉमा की वजह से आती हैं या उस एब्यूजिव रिलेशनशिप के दौरान हुई, जैसे कि वेट गेन हो गया, स्लीप प्रॉब्लम्स हुई, स्किन की या हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हुई, इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हुआ, बीमार रहने लगे आप, या प्री मैच्योर एजिंग होने लगती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आने लगता है, ये सारी समस्याओं को दूर करने में भी एक्सरसाइज मददगार साबित हो सकती है। इस टॉपिक का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। कैसे अपनी लाइफ को फिर से बेहतर बनाया जाए, इस विषय पर बाकी की कुछ स्ट्रेटजीज आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर कर दें। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।